वंदे मातरम। युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा साथी जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी किया गया है। यूं कहें कि एक तरह से काफी विज्ञापन जारी किए गए, जिसमें लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती 2024, इसके अलावा अन्य जो भी विज्ञापन है उसमें महिला पर्यवेक्षक क्षेत्रीय भर्ती 2024, और जो तीसरा विज्ञापन है वो है मैंने आपको अभी जैसे पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था, जिसमें आपको दोबारा बता दूं, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, ये जो 3 भर्ती है इसके विज्ञापन जारी किए गए। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती या लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए कौन कौन से पद होंगे, क्या क्या योग्यता होगी। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अलग अलग विभागों में जो भी ग्रेड है उनके लिए कॉमन एक तरह से परीक्षा, जो समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्कूल 2022 अगर आपने क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके आधार पर आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें विभाग का नाम है शासन सचिवालय, पद का नाम लिपिक ग्रेड सेकंड, और गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी में 584 पोस्टें हैं। इसके अलावा राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में लिपिक ग्रेड सेकंड की 61 पोस्ट है। और इसके अलावा राज्य का निम्नस्थ विभाग या कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक, जिनको सामान्य रूप से एलडीसी कहते हैं, उनके 2788 पोस्ट गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी में है। 764 जो पद है वो अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में, कुल मिलाकर के 3552, और टोटल जो पद है नॉन टीएसपी के 3433 प्लस टीएसपी में 764, कुल मिलाकर के 4197 पदों पे कह सकते हैं कि बम्पर भर्ती है, बड़ी अच्छी संख्या में भर्ती आई है। अब इसके लिए योग्यता क्या होगी, तो सबसे पहले तो राजस्थान सरकार की जो भी नियम है उसके अनुसार समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर की जो 2022 की थी, उसमें आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपको 16/5/2023 को जारी किया गया था। उसी स्कोर कार्ड के आधार पे ही आपका आवेदन किया जाएगा, या उसी के आधार पे जो भी मेरिट वगैरह वो बनेगी, या एग्जाम के लिए आप पात्र होंगे। तो इसमें मैं आपको एक बार और बता दूं कि लिपिक ग्रेड सेकंड कनिष्ठ पद की जो भी सहायक के पदों की योग्यता रखते हैं वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि आप सबसे पहले तो आपके पास में समान पात्रता परीक्षा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, वो क्वालिफाइड होना जरूरी है। उसके मार्क्स आपके पहले ही जारी कर चुके हैं या किए जा चुके हैं। इन आवेदनों को भरने वाले अभ्यर्थियों में से समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी सीईटी में अर्जित स्कोर के अनुसार विज्ञापित पदों के 15 गुना न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स करने वाले अभ्यर्थी लिपिक ग्रेड सेकंड या कनिष्ठ सहायक के पदों पर सम्मिलित होने के लिए पात्र होंगे। यानी आपकी पात्रता पहले तो तय की जाएगी कि आप पात्र है या नहीं है। तो जो भी आपका स्कोर होगा सीईटी में, उसी के आधार पे 15 गुना जो भी अभ्यर्थी है वो इसके लिए पात्र होंगे। और ये कार्मिक विभाग की जो भी नियम वगैरह है उसके आधार पर ये जो भी पूरा प्रोसेस होगा। इसके अलावा जो भी विभाग वगैरह है उसमें भी मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। यानी भर्ती कॉमन है, लेकिन जो भी यहाँ 3 डिपार्टमेंट अलग अलग दिए हुए हैं, शासन सचिवालय है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है और अधीनस्थ विभाग या कार्यालय है, उनमें जो भी आपकी चॉइस होगी वो चॉइस आपकी मेरिट के आधार पर होगी कि जितनी भी आपकी मेरिट होगी, जितने भी आपके मार्क्स होंगे एग्जाम में, उसी के अनुसार आपकी मेरिट बनेगी। जैसे मेरिट कम प्रायोरिटी के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा, तो उसी के आधार पर ये अलग अलग विभाजन होगा। अब ऑनलाइन आवेदन किस तरीके से करेंगे, तो मैंने पिछले 2 वीडियो में डिटेल में बता दिया है कि आपको ओटीआर करना पड़ेगा। और ओटीआर के समय आप विशेष ध्यान रखें कि आपका जो भी आधार जन आधार हो उसमें डॉक्यूमेंट या जो भी डाटा है, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, उसकी स्पेलिंग वगैरह सही हो, ताकि आपका ओटीआर है वो सही हो, बाद में कोई समस्या नहीं आए। और अगर उसमें कुछ भी करेक्शन है तो सबसे पहले आप जो भी डॉक्यूमेंट है आधार जन आधार उसको सही करवाएं, उसके बाद ओटीआर करें। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपको एक बार ही रजिस्ट्रेशन करना है और एक बार ही आपको फीस देनी है। अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं अधीनस्थ सेवा बोर्ड की, अगर किसी भी परीक्षा में आवेदन कर चुके हैं लेटेस्ट, तो आपको दोबारा इसमें कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं होगी। फीस के लिए यहाँ मैंने पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ कि सामान्य जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए 600 रुपये है, अन्य जो भी नॉन क्रिमिनल के, ईडब्ल्यूएस के, ST SC के, उनके लिए 400, दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 फीस है। और ये एक बार ही शुल्क है, यानी पूर्व में अगर ओटीआर करवा चुके हैं, यानी एक बार शुल्क जमा करा चुके हैं, तो आपको दोबारा शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। ये काफ़ी बड़ी राहत है जो भी अभ्यर्थी है, खासकर जो बेरोजगार साथी है उनके लिए। इसके बाद में बात करेंगे पोस्ट की, तो लिपिक ग्रेड सेकंड शासन सचिवालय है, उसमें 584 पोस्ट हैं, जिसमें सामान्य की 151, महिला की 43, विधवा की 17, परित्यक्ता की 4, इस तरीके से अनुसूचित जाति जनजाति इस तरह की पोस्ट हैं। इसके अलावा ओरिजिनल रिजर्वेशन भी जो नियमानुसार है, दिव्यांगजन उनके लिए अलग अलग है, एक्स आर्मी मैन है उनके लिए भी काफ़ी सीटें हैं, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी सीटें हैं। इसके अलावा लिपिक ग्रेड सेकंड राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी में जो एलडीसी है उसके लिए भी कुल 61 पद है, जिसमें अलग अलग पोस्ट हैं, ओरिजिनल आरक्षण भी इसमें है। इसके अलावा कनिष्ठ सहायक राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय और गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी में बम्पर यानी 2788 पोस्ट हैं, जो भी कैटेगरी वाइज यहाँ है।
और ये सारे जो भी PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या आप RSMB की जो साइट है अधीन सेवा बोर्ड की, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी ओरिजिनल रिजर्वेशन है वो भी है। कनिष्ठ सहायक अनुसूचित क्षेत्र यानी TSP क्षेत्र में भी 764 पोस्ट है, जिसमें 633 पोस्ट सामान्य और 131 पोस्ट बैकलॉग की है। बैकलॉग की पोस्ट है वो अनुसूचित जनजाति के लिए है। इसके अलावा जो भी रिजर्वेशन नियमानुसार है, बाकी सारी जो भी नियम है वो सारे सेम है। सभी जो भी अन्य 2 भर्ती आई है उसमें भी सेम नियम है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए, महिलाओं के लिए जैसा भी आरक्षण जो नियमानुसार राज्य सरकार के दिए है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों का भी इसमें कोटा है। तो उसके लिए भी आपके जो भी संस्थाएं वगैरह है उनके आपके पास में सर्टिफिकेट, इंडिविजुअल पार्टिसिपेट या टीम स्पर्धा जैसा भी यहाँ अलाउड है वो आपके पास होना चाहिए। दिव्यांगजन जो भी है उनके पास भी नियमानुसार सर्टिफिकेट है, सूक्ष्म अधिकारी का होना चाहिए। और बात करें तो जैसे वेतनमान है तो इसमें L5 कनिष्ठ सहायक का जो भी वेतनमान है L5 है, वो आप देख लें। मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में बताया था कि 7th पे चार्ट बना कर बताया था कि L5 का वेतन कितना होता है। मूल वेतन यानी 2 साल तक आपको प्रोबेशन में कितना वेतन मिलेगा, और 2 साल का प्रोबेशन पूरा होने के बाद में आपको कितना मूल वेतन मिलेगा, उसके बाद में DA HRA जो भी नियमानुसार राज्य सरकार का भी है वो आपको मिलेगा। तो वो पिछले वीडियो मैंने 7th पे का चार्ट से बताया था, खास करके जो वार्डन जो महिला भर्ती आई थी उसके बारे में। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपके पास में सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए किसी भी मान्यता बोर्ड से। एंड पहली बात तो आपके पास में सीनियर सेकेंडरी होनी चाहिए। दूसरा, O लेवल या हाई लेवल का सर्टिफिकेट, कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए। सर्टिफिकेट कंप्यूटर का किसी भी अलग अलग इसमें दिया हुआ है। और सबसे सरल इसमें है कि यहाँ से जैसे राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCAT का कोर्स जो भी कंडक्टेड बाई वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, उसके द्वारा RSCAT का कोर्स है वो न्यूनतम आपके पास होना चाहिए। या इससे अगर ऊपर की कोर्स डिग्री है आपके पास, जैसे डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है, या आपके सीनियर सर्टिफिकेट अगर 12वीं में आपके कंप्यूटर साइंस रहा हुआ है, कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट के रूप में रहा हुआ है, तो भी आपको कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में आपके पास में है, यानी जो भी कंप्यूटर संबंधी डिग्री है वो आप देख लें। कम से कम आपके पास में RSCAT है वो होनी चाहिए। इसके अलावा देवनागरी लिपि का ज्ञान, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसके अलावा स्वास्थ्य है तो अच्छा होना चाहिए, आपके कार्य कुशल या कार्य करते हुए पालन में बाधा नहीं हो, चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, आपको सर्टिफिकेट पेश करना पड़ेगा। आयु के संबंध में बात करें तो न्यूनतम आयु 18 साल की होनी चाहिए 1/1/2025 को, और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। उसी अनुसार अन्य जो भी है, जैसे भर्ती कुछ समय बाद आई है तो 3 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, अधिकतम 3 साल की छूट मिलेगी। जैसे इसमें स्पष्टीकरण किया हुआ है कि आयु की गणना 1/1/2019 को पिछली भर्ती में की गई थी, तो उसके बाद भर्ती नहीं होने के कारण अब अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी हुई, यानी नॉर्मल जो कैंडिडेट है वो 40 + 3 43 साल तक हो सकता है। और अगर कोई अभ्यर्थी 31/12/2020 को 40 साल की एज में था तो वो अभी भी पात्र होगा। यानी इसमें लिखा हुआ है कि द पर्सन हु वाज इन विदिन द एज लिमिट ऑन द 31/12/2020, यानी जो 31/12/2020 को एज लिमिट में था, शेल बी डीम्ड टू बी विद इन एज लिमिट अप टू 31/12/2024, तो वो 31/12/2024 तक भी मान्य होगा, यानी उसी श्रेणी में माना जाएगा। इसके अलावा अधिकतम आयु में छूट है वो नियमानुसार अनुसूचित जाति जनजाति के या EWS के कैंडिडेट है उनको 5 साल छूट एक्स्ट्रा, 40 + 5, सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5, अन्य कैटेगरी की जो भी महिला है उनको 10 साल की छूट। इसके अलावा भूतपूर्व कैदियों के मामले में, NCC कैडेट्स के मामले में अगर जो भी नियमानुसार है वो छूट दी जाएगी। विधवा परित्यक्ताओं के संबंध में कोई आयु सीमा पर लिमिट नहीं है, लेकिन उनकी आयु सेवानिवृत्ति से कम हो, यानी 60 साल से कम हो। इसके अलावा जो भी नियमानुसार राज्य सरकार के है वो है, नियमानुसार जो भी पेंशन है राज्य सरकार की जो वर्तमान में दी होगी वो लागू होगी। विवाह पंजीयन आपके लिए अनिवार्य है, अगर नहीं कराया हुआ है तो अगर आप शादीशुदा हैं तो विवाह पंजीयन जरूर करवा लें। उसके बाद में OTR की जो फॉर्म भरने की तारीख है तो ऑनलाइन आवेदन है वो 20/2/2024 से शुरू होंगे, यानी 20 फरवरी से शुरू होंगे। तभी भी आपके पास में काफ़ी समय, अगर आपके OTR से पहले आधार जन आधार में कुछ भी डाटा में मिसमैच है, जो आपकी 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के रिकॉर्ड में प्लस OTR जन आधार या आधार में आपके कुछ डाटा में फ़र्क है, जैसे आपके नाम की स्पेलिंग में, पिताजी के नाम की स्पेलिंग में, डेट ऑफ बर्थ में, तो उसको अभी आप तुरंत इसको सही करवा लें। अभी 5-7 दिन का तो वैसे ही समय है। फॉर्म भी 20 तारीख से पहले शुरू नहीं होंगे, और उसके बाद में भी आपको 1 महीना मिलेगा, यानी 20 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं रात्रि 12 बजे तक। तो उससे पहले आप सारा डॉक्यूमेंट है वो अपडेट करवा लें, ताकि आपको बाद में कोई समस्या नहीं हो। परीक्षा का आयोजन है वो जैसा भी बाद में सूचित किया जाएगा कि कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट भी हो सकता है, टैबलेट बेस्ड TBT टेस्ट भी हो सकता है, या OMR से भी टेस्ट हो सकता है। जैसे भी होगा वो आयोग द्वारा
तारीख और जो भी स्थान है वो दे दिया जाएगा। प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन मिलेंगे। अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में सीधी सी बात है कि अगर आप किसी भी विभाग में कार्यरत है, खास करके सरकारी विभाग में, तो आप अपने नियुक्त अधिकारी को अभी से अप्लाई कर दें। और जब भी अगर आपका सिलेक्शन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका एनओसी मांगी जाएगी। तो वो इसके अलावा अन्य अयोग्यताएं में, जैसे कोई पुरुष जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो, या ऐसा कोई महिला हो जिसने उस पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी हो, या अन्य जो भी आयु या संतान संबंधी जो सामान्य नियम है जो हर पति में होते हैं वो इसमें भी लागू होंगे। तो वो आप एक बार देख लें। आवेदन कैसे करेंगे? तो आवेदन के लिए सीधी सी बात है, आप बोर्ड की साइट पे जाएंगे या आप सीधे ही एसओ में जाकर के भी आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए आपके फोटो, साइन वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो आपको तैयार रखने हैं। अगर आप ओटीआर अच्छी तरह से कर चुके हैं, आपका प्रोफाइल कंप्लीट है, तो आपको बहुत ही कम समय में, कुछ नहीं करना है, बहुत कम समय में आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन आवेदन अगर आप करने के बाद में ओटीआर में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो नियमानुसार जो भी इसमें दिया हुआ है कि आप सबसे पहले अपना डॉक्यूमेंट सही करवाएं, जिससे भी आप ओटीआर कर रहे हैं उसको सही करवाएं और फिर करेक्शन आपके ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप पहले डॉक्यूमेंट पहले सही कराएं, उसके बाद ही फॉर्म भरें या ओटीआर करें, ताकि आपको बाद में परेशानी नहीं हो। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके अलावा आवेदन प्रत्याहार करने की भी है कि अगर आप उस दायरे में नहीं आ रहे हैं, आप वांछित योग्यता नहीं है आपके पास में और आपने आवेदन कर दिया, तो आप आवेदन को वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं, प्रत्याहारित कर सकते हैं, वापस ले सकते हैं। नहीं लेते हैं तो आपके खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा जो भी प्रमाण पत्र है, चाहे शैक्षणिक योग्यता का हो, आरक्षित पद का हो, चाहे जैसे विधवा कोटे का, तो उसके लिए सक्षम अधिकारी की डिग्री है, सॉरी परित्यक्ता के मामले में विधवा डिग्री है, या विधवा के मामले में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र है, या शैक्षणिक योग्यता के जितने भी प्रमाण पत्र है, जाति संबंधित प्रमाण पत्र भी यहाँ दिया हुआ है कि अगर आपके ST/SC का है सर्टिफिकेट तो लाइफ टाइम में एक बार बनाया हुआ बाद में वैलिड माना जाएगा, हर बार बनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन OBC का नॉन क्रीमी का है तो आपके 1 साल तक मान्य होता है, अधिक तो उसको शपथ दे करके 3 साल तक कर सकते हैं। इसके अलावा EWS का सर्टिफिकेट आपके है तो उसको भी आप 1 वित्तीय वर्ष के लिए होता है। और आगामी अगर आप उस कैटेगरी में है, यानी आय सीमा में है, 8 लाख की दायरे में है, तो आप उसको 2 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। इस तरीके से अधिकतम उसको 3 साल के लिए काम में ले सकते हैं। इस तरीके से भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, या महिला प्रतियोगिता वगैरह जो भी आपकी कैटेगरी है, उस कैटेगरी का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट आप फॉर्म भरने की तिथि, जो अंतिम तिथि है, उससे पूर्व का होना चाहिए। मान लो आपने गत साल सर्टिफिकेट बनाया, उसकी तारीख जा चुकी है, लेकिन आपकी अंतिम तारीख जो फॉर्म भरने की है वो मार्च है, 20 मार्च है, तो उससे पहले आप दोबारा बना लें, ताकि आपके बाद में कोई समस्या नहीं है। खास करके ऐसे मैंने जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कई बार काम किया हुआ है, तो उनमें कई अभ्यर्थियों को बहुत ज़्यादा समस्या आती है कि वो डॉक्यूमेंट तैयार नहीं रखते या डेट का ध्यान नहीं रखते। तो आपके पास में जो भी डॉक्यूमेंट है, खास करके OBC नॉन क्रीमी में और EWS का सर्टिफिकेट, तो आप यथासंभव अंतिम तारीख से पहले का बना करके तैयार रखें, ताकि आपको बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में परेशानी होना पड़े। ये विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा अगर आप किसी भी विभाग में कार्यरत है तो आप NOC के लिए अप्लाई कर दें। और अगर आप अनुचित साधनों का या गलत सूचना का प्रयोग करते हैं तो आपके खिलाफ में जो भी नए नियम है उसके अनुसार 3 वर्ष का कठोर कारावास या 10 लाख का जुर्माना, या उसके बाद में अगर और ज़्यादा अगर जांच है तो 5 या दोषी पाए जाते हैं तो 5 वर्ष का कारावास, जो कि 10 साल तक हो सकता है। और न्यूनतम 10 लाख रुपए से लेकर के 10 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है। तो बहुत ही कठोर प्रावधान किए गए, ये आप जरूर ध्यान रखें। अब पेपर कैसा होगा? तो कनिष्ठ लिपिक या सहायक या लिपिक ग्रेड सेकंड के लिए प्रश्न पत्र 2 होंगे, जिसमें प्रश्न पत्र में 2 फेज होंगे। पहला फेज होगा जिसमें सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान, गणित का 3 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक होगा। उस तरह से सामान्य हिंदी अंग्रेजी का 3 घंटे का पेपर होगा, 100 अंक होगा। उसके बाद में दूसरा जो फेज होगा वो निःशक्त व्यक्तियों के लिए भिन्न अभ्यर्थियों के लिए जो भी होगा, यानी निःशक्त से भिन्न होगा, उनके लिए अलग होगा। निःशक्त के लिए पहला ही फेज है वो होगा। जो भी सामान्य है उनके लिए कंप्यूटर में टंकण है, टाइपिंग है, गति परीक्षण और दक्षता परीक्षण है, 10-10 मिनट का टेस्ट होगा, जिसमें 25-25 मार्क्स होंगे। कंप्यूटर पे अंग्रेजी में अंकन, यानी हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग की जो भी परीक्षा होगी 10-10 मिनट की होगी और 25-25 मैक्सिमम मार्क्स होंगे। और निःशक्त व्यक्तियों को उनके द्वारा फेज प्रथम में प्राप्त औसत अंक दिए जाएंगे, यानी सेकंड फेज उनके नहीं होगा। और सामान्य जो भी अभ्यर्थी है उनके लिए सेकंड फेज भी होगा। इसके अलावा निःशक्त व्यक्ति का मतलब होगा कि जिसके पास में नियमानुसार जो भी सर्टिफिकेट हो, मेडिकल सर्टिफिकेट हो, वो होना जरूरी है। और इसके अलावा जैसे OMR सीट, उसमें भी विकल्प होंगे, 1 2 3 4 5 जो भी विकल्प होंगे, और एक विकल्प आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप जैसे कोई भी अगर आप नहीं करना चाहते तो आपको 5वां विकल्प है वो गुणा करना होगा। और अगर आप 5 में से कोई भी गुणा नहीं करते तो आपके 1/3 मार्क काटे जाएंगे। तो ये भी नया प्रावधान किया हुआ है, इसको विशेष ध्यान रखें। जब भी आपकी परीक्षा हो तो उस समय ये जरूर ध्यान रखें कि जैसे सामान्य रूप से पहले 4 ऑप्शन होते थे ABCD,
अब इस बार पांचवा ऑप्शन है, जैसे चुनाव में नोटा का ऑप्शन होता है, इसी तरीके से अगर आप किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं तो आप ई को गोला करना है, बिल्कुल ब्लैंक नहीं छोड़ना है, यानी पांचों में से किसी न किसी एक को गोला करना है। अगर नहीं करते हैं, आप बिल्कुल खाली छोड़ते हैं, तो आपके 1/3 मार्क्स जो गलत उत्तर के लिए काटे जाते थे वो यहाँ भी काटे जाएंगे, तो इसका विशेष ध्यान रखें। और इसके लिए और भी जो भी नियम है वो एक बार आप देख लें, सिलेबस भी यहाँ दिया हुआ है। तो सामान्य ज्ञान में समसामयिक मामले है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं वगैरह मुद्दे है, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन है, भारत की पारिस्थितिक वन्य प्राणी राजस्थान की भौतिक दशाएं, जलवायु, वनस्पति, मृदा, भौत विभाग, मानव संसाधन, जनसंख्या वगैरह, प्राकृतिक आवास, खनिज, वन, पशु। इसके अलावा राजस्थान में कृषि विकास से संबंधित जो भी योजना वगैरह है वो, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति में मध्यकालीन स्वतंत्रता आंदोलन है, राजनीतिक पुनर्गठन, लोक भाषाएं, बोलियां, साहित्य, लोक नृत्य, संगीत, संत, कवि, योद्धा, लोक देवता, देवियाँ और मेले, त्योहार, रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण। इसके अलावा राजस्थान का औद्योगिक विकास में प्रमुख उद्योग है, औद्योगिक क्षेत्र है, कच्चे माल की उपलब्धता, खनिजों पर आधारित उद्योग, ऊर्जा के क्षेत्र वगैरह है। इसके अलावा एवरीडे साइंस, दैनिक विज्ञान में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, जो लगभग 10वीं तक के विज्ञान है, उसमें सारे ये टॉपिक आ जाएंगे, जिसमें फिजिकल केमिकल चेंजेज, ऑक्सीकरण, रिडक्शन वगैरह, कैटलिस्ट वगैरह, ये 10वीं की किताब में है। धातु अधातु, ये भी आपके 10वीं की किताब मिल जाएगा। कार्बन का जो भी कार्बन के यौगिक है, हाइड्रोकार्बन है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, फ्लोरोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पॉलीमर्स वगैरह, साबुन, ये सारी 10वीं तक की विज्ञान है। 9वीं 10वीं के विज्ञान में ये सारे आपको मिल जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन है, इसके अलावा डिफेक्ट्स ऑफ आँखें के जो भी दृष्टि दोष वगैरह है, इलेक्ट्रिसिटी है, अंतरिक्ष वगैरह, अनुवांशिकी है, जैसे जेनेटिक्स से संबंधित है, न्यूक्लिक अम्ल वगैरह या मनुष्य में लिंग निर्धारण, ये मेंडल के नियम वगैरह आपके सारे 9वीं 10वीं की किताबों तक का कोर्स है, तो वो आप जरूर देख लें अच्छी तरह से। पर्यावरण अध्ययन है, तो ये भी जो बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम है, एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम है, बायोपोटेंट वगैरह, ये सारे लगभग 10वीं 11वीं की किताबों मिल जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप 11वीं 12वीं की राजस्थान बोर्ड की किताबें देख लें तो आपके और भी जो टॉपिक है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। जंतुओं का आर्थिक महत्व है, ब्लड ग्रुप है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, आर एस फैक्टर वगैरह ये है। गणित में आपके वैदिक गणित वगैरह वो भी 10वीं तक की गणित है। तो इस तरीके से आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 100, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 यानी 100 तो मार्क्स होंगे, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे। ड्यूरेशन है 3 घंटे होगा और सभी प्रश्नों के समान मार्क होंगे और 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। इस तरीके से दूसरा जो हिंदी है पेपर सेकंड 100 अंक का होगा, जिसमें संधि, समास वगैरह, पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, संज्ञा, शब्द शुद्धि वगैरह, ये भी सामान्य हिंदी जो सभी कंपटीशन में होता है वही है। जनरल इंग्लिश में भी आपके 10वीं तक की जो इंग्लिश है अधिकतर उसको 12वीं तक की मान लें, जिसमें टेंस है, वॉइस, एक्टिव पैसिव है, नरेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज है, इंट्रोगेटिव या एक्सक्लेमेटरी या आर्टिकल्स है, डिटर्मिनेंट्स है, प्रोपोजिशंस है, ट्रांसलेशन है, ट्रांजिशन है या एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यानी एक शब्द वाले, कन्फ्यूजेबल वर्ड है, कंप्रीहेंशन एक पैसेज का है वो है, और ऑफिशियल लेटर वगैरह है वो है, ये सारे है। ये भी पेपर 100 अंकों का होगा और नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, जिसमें 75 क्वेश्चन जनरल हिंदी के और 75 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप जो बोर्ड की साइट है rsmssb.rajasthan.gov, इस पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं, अपडेट है, या इस समय में जो भी अपडेट होगी मैं आपको वीडियो या टेलीग्राम चैनल पर इसकी PDF भी दे दूँगा। इसके अलावा जो भी चैनल है उसके कम्युनिटी टैब में मैं जो भी अपडेट आती है उसको देता रहता हूँ, और अगर अधिक या इम्पोर्टेंट जानकारी होती है तो वो वीडियो के माध्यम से देता रहता हूँ। तो ये पूरी जानकारी थी भर्ती के संबंध में। तो काफ़ी बम्पर भर्ती आई हुई है, आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। और खास करके जो OTR करें उससे में डॉक्यूमेंट आपके आधार जन आधार है, उसको आप अभी से चेक करके कंफर्म कर लें कि आपके 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में जो भी मार्क लिस्ट वगैरह है उसमें नाम और आपके जन आधार या आधार में नाम वगैरह में अगर फ़र्क है तो अभी से आप अपडेट करवा लें ताकि आपको समस्या नहीं हो। तो ये पूरी जानकारी थी, आशा करना आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस समय में अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा और उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक साथियों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।